बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली। स्टूडेंट्स, एंटी टेस्ट सीरीज़ में चैप्टर 7 और टॉपिक 5 जो एमडी कैट के लिए है ऑसिलेशन, उसका आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम। स्टूडेंट, सिंपल पेंडुलम एक फिक्स सपोर्ट के साथ अगर एक पॉइंट हैवी मास को लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल के साथ कनेक्ट करेंगे और उसको डिस्प्लेस करेंगे मीन पोजीशन से, देन रिलीज करेंगे तो इट विल ऑसिलेट अंडर डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। क्वेश्चन एमसीक्यू पहला कि सिंपल पेंडुलम में रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। तो सिंपल पेंडुलम का वेट होता है डाउनवर्ड एक्ट करने वाला mg। अब इस mg के दो कंपोनेंट्स हम बनाएं, एक बनता है cos थीटा, एक बनता है sin थीटा। sin थीटा वो कंपोनेंट है जो बॉडी को वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन तक लेकर आता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स सिंपल पेंडुलम में होती है -mg sin थीटा, और यही अगर स्प्रिंग में हो तो फिर बात करते हैं हम -kx की इन केस ऑफ स्प्रिंग। ये एमसीक्यू याद रखना है। वो कौन सा कंपोनेंट है जो स्ट्रिंग में टेंशन को बैलेंस करता है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज बैलेंस्ड बाय mg cos थीटा। चूँकि ये cos थीटा पे डिपेंडेंट है, लिहाजा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थीटा 0 होगा और टेंशन मैक्सिमम होगी। तो टेंशन विल बी मैक्सिमम एट विच पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंड टेंशन विल बी मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। दो बातें। फिर उसके बाद टाइम पीरियड 2π/L/g, फ्रीक्वेंसी 1/2π/g/L। फर्स्ट केस में हम लेंथ वेरिएशंस पे चले जाते हैं। नंबर 1 कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू लेंथ है, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली रिलेटेड टू लेंथ है। तो ग्राफ शेप्स पे आ जाएं। अगर आपका ग्राफ टाइम पीरियड और √L के दरमियान है तो फिर t प्रोपोर्शनल टू √L है, स्ट्रेट लाइन। t और विदाउट √L है तो फिर ये एक डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ होगा। शेप्स याद रखनी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। f और 1/√L का ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन, और अगर सिंपल f और L का ग्राफ है तो एक इनवर्स रिलेशन शो करने वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देनी। अच्छा, यहीं से चूंकि एक रिलेशन होता है कि L इज़ प्रोपोर्शनल टू t², तो अगर आपके पास एक ग्राफ L और T के दरमियान हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेंथ और यहाँ पे T आ रहा हो, तो फिर एक ये इंक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ आ जाएगा। ये केस हो गया। ग्राफ शेप्स याद रखनी। अब सिंस टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ, तो T2/T1 विल बी इक्वल टू √L2/L1, कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट केसेस। सो इफ अगर हम टाइम पीरियड को डबल करना चाहते हैं तो फिर हमें लेंथ कितने टाइम इंक्रीज करनी पड़ेगी? 4 टाइम्स इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि लेंथ के ऊपर अंडर रूट आता है। इसकी एक बड़ी आसान सी मिसाल है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट पेंडुलम होता है यानी जिसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड होता है, उसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेट 25 सेंटीमीटर होती है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम एक सेकंड पेंडुलम बनाएं यानी जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, तो हमें लेंथ कितने टाइम इंक्रीज करनी पड़ेगी? 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स ऑफ 25 कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन ऑप्शंस में ये अप्रॉक्सीमेटली 99.2 सेंटीमीटर दिया जाता है। ग्रेविटी के और या न्यूमेरिकल वैल्यू में ये 99.2 सेंटीमीटर के राउंड अबाउट आता है। तो यहाँ पर लेंथ की कुछ वेरिएशंस। अब लेंथ की मज़ीद वेरिएशंस देखते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह लेंथ वेरिएशन में एक आता है वेरिएशन विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल, मैंने एक स्ट्रिंग के साथ एक बॉटल हैंग की हुई है। बॉटल एक स्पेशल पर्पज़ के लिए, ताकि आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अच्छी समझ आ सके। तो जो सिंपल पेंडुलम की लेंथ है, सबसे पहले याद रखें ये अप टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है। नाउ सपोज कि इस बॉटल में कोई लिक्विड फिल्ड है, कम्प्लीटली फिल्ड है ये, तो इस बॉटल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो राइट एट द सेंटर होगा, तो यहाँ तक इसकी लेंथ कंसिडर होगी। अब फर्ज करें आपसे कहा जाता है कि बॉटल ऑसिलेट कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रही है, और इसमें से जो जूस है या जो भी लिक्विड है वो लीक आउट होना शुरू हो जाता है। तो क्या इसके टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क पड़ेगा? अब हम ये सोचते हैं कि टाइम पीरियड 2π/L/g होता है, ये मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, ये भी एमसीक्यू के तौर पे याद रखना है कि टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी ये सिंपल पेंडुलम के मास से इंडिपेंडेंट होती, बट यहाँ पे बात मास की नहीं है। जब ये लीक आउट होना शुरू होगा स्टूडेंट्स, ये अपर साइड से लिक्विड ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा जो मास है वो इसके बॉटम की तरफ आ जाएगा। तो जब ज़्यादा मास बॉटम की तरफ होगा तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये बॉटम की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मोर मास इज़ गोइंग टुवर्ड्स द बॉटम। तो जब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैवी साइड की तरफ शिफ्ट होगा स्टूडेंट्स, तो अब गौर से देखें कि इफ़ेक्टिव लेंथ तो पहले से बढ़ जाएगी।
तो पहले केस में जब ये लीक आउट हो रहा है लिक्विड, द लेंथ विल इंक्रीज, हैंस द टाइम पीरियड विल इंक्रीज। बट जब ये सारा लिक्विड ड्रेन आउट हो जाएगा, अब पीछे क्या बची, बॉटल, और बॉटल की तो है ज्योमेट्रिक शेप, तो बॉटल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोबारा से उसके ओरिजिनल और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। अब की बार क्या होगा कि ये लाइन जो पहले डाउनवर्ड शिफ्ट हुई थी अब दोबारा से अपवर्ड ओरिजिनल लेवल पे आ जाएगी, तो सेकंड केस में लेंथ डिक्रीज करेगी, हेंस टाइम पीरियड विल आल्सो डिक्रीज। तो अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और लीक आउट प्रॉब्लम के हवाले से कोई क्वेश्चन आता है, तो याद रखें कि उसका टाइम पीरियड का आंसर होगा इट विल फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। सिमिलरली टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और लेंथ के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट। आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, t इज प्रोपोर्शनल टू l पावर 1/2। अब अगर लेंथ में परसेंटेज चेंज कहा जाए तो टाइम पीरियड में परसेंटेज कैसे फाइंड करनी है, उसके दो केसेस हैं। अगर तो चेंज लेस देन 5% है, कुछ किताबों में लेस देन 10% भी कहा हुआ है, दोनों केसेस ही हैं। तो परसेंटेज इन टाइम निकालने का तरीका स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल है कि ये जो पावर है ना 1/2, इसको लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देना। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि लेंथ इंक्रीजेज बाय 0.2%, देन टाइम पीरियड विल इंक्रीज बाय, अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है del t बाई टी इंटू 100% इज इक्वल टू, यानी ये मैंने रिप्रेजेंट किया परसेंटेज इन चेंज इन टाइम, आपने लिखना है 1/2, और जो मैंने आपको लेंथ में परसेंटेज चेंज गिवन दी है वो यहाँ पे लिख देनी है, कैंसिल करें, आंसर आ जाएगा 0.1%। यानी आप कह सकते हैं कि अगर लेंथ में 0.2% का इजाफा हुआ है तो टाइम पीरियड में इजाफा कितना होगा, 0.1% का। ये तो हो गया लेस देन 5 और 10%। लेकिन अगर लेंथ में चेंज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला अपने पास नोट कर लें, del t ओवर टी √1 + n - 1 इंटू 100%। शॉर्टकट है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि जो लेंथ है वो 21% इंक्रीज़ की है, तो टाइम पीरियड कितना इंक्रीज़ करेगा। अब इसमें जो n है ये फाइंड करने का तरीका क्या है, 21% को लिखेंगे 21/100, क्या बनेगा 0.21। तो ये जो 0.21 है ये किसकी वैल्यू है, n की। अब 44% अगर मैं आपसे कहूँ तो 44% का मतलब n की वैल्यू क्या है, 0.44। सो नाउ n की जगह आप लिखेंगे 0.21, जो बनेगा 1.21। अब ये जो √1.21 है इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 1.1। जैसे 11 स्क्वायर होता है ना 121, तो 1.21 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1.1। 1.1 इसकी जगह पे आया, -1 0.1 आ जाएगा। 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10% आंसर आ जाएगा। ये अगर ये भी मुश्किल लग रहा है ना तो शुक्र अदा करेंगे मैंने आपको असली तरीका नहीं करवाया जिससे परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। वो इससे भी ज़्यादा लेंथी और कॉम्प्लेक्स है, ये शॉर्टकट है। जस्ट आपको n की वैल्यू का इदराक होना चाहिए, ठीक है। तो अगर लेंथ में 21% चेंज आएगा स्टूडेंट्स, तो टाइम पीरियड में कितना आएगा, 10% आएगा। अच्छा, यहीं पर मैं आपको एक और एक फार्मूला गिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पर तो लिखा है ना टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l पावर 1/2, तो इसको उल्टा के लिख दें तो लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू t²। अब अगर ये कहा जाए कि टाइम पीरियड इतने % चेंज हुआ है तो लेंथ कितने % चेंज हुई होगी, इसके लिए शॉर्टकट फार्मूला है del l ओवर l इंटू 100% इज इक्वल टू 1 + n स्क्वायर -1 इंटू 100%। नाउ फॉर एग्जाम्पल, टाइम पीरियड चेंजेस बाय 10%, देन लेंथ विल चेंज बाय 1+, अब 10% का n क्या होगा, 0.1। बात समझ आ गई। 1.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1.21 इंटू 100%, माइनस करेंगे 0.21 आएगा, ठीक है। और आंसर कितना आ जाएगा, 21%। अब गौर करें, जब लेंथ में 21% कहा था, टाइम में 10% आया था। अब टाइम में 10% का है तो लेंथ में 21% आ गया। तो डिस्क्रिमिनेट करके कि किस में परसेंटेज कहा है और किस में फाइंड करना है, इसका एक ही हल है भाईजान कि ये कर लें।
जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। तो अब चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। इसी तरह अब जो डिपेंडेंस अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है या एक्सेलरेशन है, यहाँ पे बात ग्रेविटी की भी हो सकती है और बात किसी एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन की भी हो सकती है, ठीक है। तो टाइम पीरियड का इन्वर्स रिलेशन है ग्रेविटी से, फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है। तो आई विल सजेस्ट कि आप जब ग्रेविटी वेरिएशन को समझें तो अपना मेन फोकस फ्रीक्वेंसी को बनाएं, क्योंकि जो जवाब फ्रीक्वेंसी का आना स्टूडेंट्स उससे उलट जवाब किसका आना है, टाइम पीरियड का। तो अगर हम टाइम पीरियड और ग्रेविटी के ग्राफ्स बनाएं तो टी और 1/√g का स्ट्रेट लाइन, टी और सिंपल जी का एक जो है वो डिक्रीजिंग स्लोप वाला या एक इन्वर्स रिलेशन का ग्राफ जो है वो क्रिएट हो जाएगा। एफ और √g का ग्राफ स्ट्रेट लाइन और एफ और सिंपल जी का ग्राफ थोड़ा सा डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ हो जाएगा। ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। अच्छा, उसके बाद अर्थ सिमेट्रीज पे आ जाए। अब यहाँ पर आपको जो ज़मीन के ऊपर ग्रेविटी की वेरिएशन है उसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए। उसका मैं आपको मशवरा दूंगा कि यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स पे एंटी टेस्ट के सीरीज़ में ग्रेविटी वेरिएशंस का एक लेक्चर पड़ा हुआ है, वो आप एक नज़र देखेंगे तो ये मैं जितने पॉइंट्स यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स वो आपको क्लियर हो जाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ। एट द सेंटर ऑफ अर्थ अगर सिंपल पेंडुलम के बारे में क्वेश्चन किया जाए तो याद रखें सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू 0 होती। जी की वैल्यू 0 तो फ्रीक्वेंसी 0। मैंने फिर कहा कि रिलेट करें फ्रीक्वेंसी को ग्रेविटी से, जहाँ जी 0 फ्रीक्वेंसी 0, जहाँ फ्रीक्वेंसी 0 टाइम पीरियड इन्फिनिटी। सेम यही एक और केस मैं बताता हूँ। चैप्टर 5 में आप पढ़ते हैं कि ये जो सैटेलाइट्स होती हैं रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दे क्रिएट अ फ्रीली फॉलिंग सिस्टम। एक फ्रीली फॉलिंग सिस्टम वेटलेसनेस की कंडीशन में होता है और वेटलेसनेस की कंडीशन में जी क्या होता है, 0। तो अगर आपको एक क्वेश्चन कहा जाए कि एक सिंपल पेंडुलम को हम ले गए हैं एक स्पेसशिप में और वो स्पेसशिप ज़मीन से इतनी हाइट पे रिवॉल्व कर रही है, अब वो आपको झांसा दे रहा है, धोखा दे रहा है हाइट बता के। आपको लगेगा जी इतनी हाइट पे चला गया है तो टाइम पीरियड कितने टाइम्स कम होगा। नो, वो चाहे जिस मर्जी हाइट पे है लेकिन वो रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में जी की वैल्यू क्या सपोज होती है, 0। तो रिमेंबर सेंटर ऑफ अर्थ हो या स्पेसशिप रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ हो, जी विल बी टेकन एज 0, फ्रीक्वेंसी 0, टाइम पीरियड इन्फिनिटी। अब आते हैं सरफेस पे। सरफेस पे ज़मीन की शेप कैसे वेरी होती है। ज़मीन की शेप आपको पता है एलिप्टिकल है। ये लाइन कहलाती है इक्वेटर, ये कहलाती है पोल। सबसे पहली बात याद रखें, ग्रेविटी एट पोल इज़ ग्रेटर देन द ग्रेविटी एट इक्वेटर। उसकी वजह पोल सेंटर से ज़्यादा करीब हैं और इक्वेटर सेंटर से दूर है। तो अब सिंपल सी बात, ग्रेविटी एट पोल ग्रेटर है ग्रेविटी एट इक्वेटर से, तो फ्रीक्वेंसी एट पोल्स विल बी ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी एट इक्वेटर्स। इसी को उल्टा दें, टाइम पीरियड एट पोल्स विल बी लेस देन टाइम पीरियड एट इक्वेटर्स। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स याद रख लें। अगर टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है तो मीन्स पेंडुलम स्लो हो रहा है। अगर टाइम पीरियड डिक्रीज कर रहा है तो मीन्स पेंडुलम फास्ट हो रहा है। इक्वेटर और पोल्स में से कहाँ पर टाइम पीरियड स्लोएस्ट हो या सिंपल पेंडुलम का मोशन स्लोएस्ट होगा? तो देखें, इक्वेटर पे हमारे पास टाइम पीरियड ज़्यादा है। टाइम पीरियड एट इक्वेटर इज़ ग्रेटर देन पोल्स, तो यहाँ पर मोशन ऑफ पेंडुलम होगा स्लोएस्ट और यहाँ पे मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम होगा सबसे ज़्यादा फास्ट, अगर इन 2 पॉइंट्स को कंपेयर किया जाए। सिमिलरली ज़मीन पर जो इलाकाई एल्टीट्यूड्स हैं, जैसे कराची सतह समंदर है और फिर उससे बुलंदी पर शुमाली इलाकों की तरफ जाएं तो मरी सरहद आ जाता है। तो अब देखिए, कराची चूँकि सतह समंदर के करीब है तो ये सेंटर से करीब है, लिहाजा ग्रेविटी एट कराची विल बी ग्रेटर देन द ग्रेविटी एट मरी। अब मरी या इससे रिलेटेड कोई भी शुमाली इलाका, तो जी कराची इज़ ग्रेटर देन जी मरी, लिहाजा एफ कराची विल बी ग्रेटर देन एफ मरी, या टाइम पीरियड एट कराची विल बी लेस देन टाइम पीरियड एट मरी। अब बताएं, मरी और कराची में से स्लोएस्ट टाइम पीरियड कहाँ होगा? मरी पर टाइम पीरियड ज़्यादा होने की वजह से मोशन स्लो होगा और कराची पर मोशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप एक सिंपल पेंडुलम को ज़मीन के सरफेस से ऊपर ले जाना शुरू कर दें, यानी रिवॉल्व करना, तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी, लिहाजा फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू कम होती जाएगी और टाइम पीरियड की वैल्यू इंक्रीज करती चली जाएगी। ये तो हो गया अर्थ सिमेट्री से। एक और भी चीज़ कि एक सिंपल पेंडुलम ज़मीन के सरफेस पर फॉर एग्जांपल रिवॉल्व कर रहा है, ये ज़मीन है,
ये सिंपल पेंडुलम लेट से ज़मीन के सरफेस पर रिवॉल्व कर रहा है, रेवोल्यूशन परफॉर्म कर रहा है या ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है। अगर ज़मीन की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन सिंपल पेंडुलम? रिमेंबर, ज़मीन की एंगुलर वेलोसिटी अगर बढ़े तो याद रखें जी की वैल्यू पहले से कम इफ़ेक्टिव हो जाएगी। जी कम होगा, फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, टाइम पीरियड इंक्रीज़ हो जाएगा, जो सिंपल पेंडुलम का मोशन है वो स्लो होना शुरू हो जाएगा। सो अगर ज़मीन के घूमने की रफ्तार बढ़ना शुरू हो जाए, याद रखें टाइम पीरियड या सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेट करने की रफ्तार कम होती चली जाएगी। ये 2 पॉइंट्स भी ज़हन में रखने हैं। अब मज़ीद ग्रेविटी वेरिएशंस की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह सिंपल पेंडुलम के कुछ केसेस आते हैं ग्रेविटी वेरिएशंस के एलिवेटर केसेस में। एलिवेटर बड़ी बिल्डिंग्स में जो लिफ्ट्स लगी होती हैं उनके अपवर्ड और डाउनवर्ड एक्सेलरेट करने से अगर उसमें कोई सिंपल पेंडुलम फिटेड हो तो उसकी जो मोशन मूवमेंट है उस पर फ़र्क पड़ेगा। अब ये है एलिवेटर। अगर ये एलिवेटर रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है तो कोई फ़र्क नहीं आएगा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में। क्यों? इस केस में जो नेट एक्सेलरेशन होगी वो 0 होगी। तो ये फ्रीक्वेंसी का ओरिजिनल फार्मूला f0, ये टाइम पीरियड का ओरिजिनल फार्मूला t0। अब आगे जो केसेस आएंगे उन सारे फार्मूलाज को आप इनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो नेट एक्सेलरेशन g प्लस a होगा, तो f इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट g प्लस a ओवर l, या फिर टाइम पीरियड में ये इनवर्स में रिलेशन आ जाएगा। फार्मूलाज लिखते जाए, आगे बताता हूँ यूज़ कैसे होने। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगी तो नेट एक्सेलरेशन g माइनस a आएगा, ठीक है। तो f इज इक्वल टू 1/2 पाई g माइनस a डिवाइडेड बाय लेंथ, या टाइम पीरियड में l ओवर g माइनस a आ जाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी में वही डायरेक्ट रिलेशन, टाइम पीरियड में इनवर्स रिलेशन। अगर एलिवेटर फ्री फॉल करे तो मैं पहले भी बता चुका हूँ g विल बी टेकन एज 0, फ्रीक्वेंसी 0 बट टाइम पीरियड इन्फिनिटी। इनफाइनाइट टाइम पीरियड का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि पेंडुलम मोशन हैज़ बीन स्टॉप्ड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा सा वर्कशीट डिस्कस कर लेते हैं। आपने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी भी और टाइम पीरियड भी जब अपवर्ड एक्सेलरेशन g/3 के इक्वल है। आपने फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का ओरिजिनल के साथ रिलेशन अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g/4 है। तो ये 2 वर्कशीट्स इन फार्मूलाज को यूज़ करके आपने सॉल्व करनी है स्टूडेंट्स। इसी तरह अब हम अर्थ और मून केस को अगर डिस्कस करें तो अर्थ मून प्रॉब्लम्स में अर्थ और मून का साइज़ एक तो डिफरेंट है, फिर चंद बातें याद रखते हुए कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ ग्रेटर देन द ग्रेविटी ऑफ मून है, लिहाजा फ्रीक्वेंसी ऑन अर्थ विल बी ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑन मून। टाइम पीरियड ऑन अर्थ विल बी लेस देन द टाइम पीरियड ऑन मून, यानी टाइम पे जो मून पे जो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। इसी तरह जो रिलेशन है ग्रेविटी ऑफ मून विद द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो ग्रेविटी ऑफ मून इज़ 1/6 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ऑलराइट, सो अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑन मून को देखें कंपैरिजन विद अर्थ, तो मून पे फ्रीक्वेंसी ज़मीन की फ्रीक्वेंसी से √6 टाइम्स कम होगी, जबकि टाइम पीरियड ऑन मून √6 टाइम्स ग्रेटर होगा। तो ये सवाल भी आता है कि अगर हम एक सिंपल पेंडुलम को ज़मीन से चांद पे शिफ्ट कर दें तो कितने टाइम्स उसका टाइम पीरियड इंक्रीज़ कर जाएगा? तो आंसर इज़ √6 टाइम्स। और एक छोटा सा ट्रिक कि अगर आप ये चाहते हैं कि जो टाइम पीरियड आपका ज़मीन पर था सिंपल पेंडुलम का वही मून पर हो तो क्या चेंजिंग्स करनी है? तो ज़मीन पे टाइम पीरियड था 2 पाई अंडर रूट l ओवर जी। मून पे जाएंगे तो क्या होगा कि मून पे ग्रेविटी 6 टाइम्स कम हुई है, तो अगर आप लेंथ को भी 6 टाइम्स कम कर देंगे स्टूडेंट्स तो 1/6 से 1/6 कैंसिल हो जाएगा और आपका जो टाइम पीरियड ऑन मून है वो इक्वल आ जाएगा टाइम पीरियड ऑन अर्थ के। ठीक है, यहाँ तक होगी अर्थ और मून प्रॉब्लम्स की बात। स्टूडेंट्स इसी तरह फर्दर कुछ केसेस के फॉर एग्जांपल एक ट्रेन प्रॉब्लम आता है कि फ़र्ज़ करें एक सिंपल पेंडुलम है जो एक ट्रेन के अंदर हैंग्ड है। अगर ट्रेन रेस्ट पर है या इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है तो एक ही एक्सेलरेशन उस पे एक्ट कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट l ओवर g, इट्स फाइनलाइज्ड। अगर ये ट्रेन एक्सेलरेट करती है तो अब 2 फोर्सेस इस पेंडुलम पे एक्ट करेंगी, एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही और एक एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन a। इसका मतलब है कि अब 2 एक्सेलरेशन एट ए टाइम इस पे काम कर रही हैं, एक वेक्टर a और एक वेक्टर g। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा एक्चुअल वो एक्सेलरेशन होगी। तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? हेड टू टेल रूल से। यहाँ पे आप वेक्टर g को ऐड करें तो ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगी। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम ये जो एक्सेलरेशन होगी ये अंडरस्टूड है किसके बराबर होगी? a² प्लस
जी स्केयर के। तो अब हम टाइम पीरियड की इक्वेशन 2 पाई अंडर रूट एल ओवर ए रिजल्टेंट पे आएंगे और यहाँ पर ए रिजल्टेंट क्या है, अंडर रूट ए स्केयर प्लस जी स्केयर। अब बहुत सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है उसके ऊपर स्केयर है, स्केयर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव होता है। तो इसी सिचुएशन से देख लें कि अगर ट्रेन एक्सेलरेट करती है तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बढ़ेगी, टाइम पीरियड पहले से कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पहले से ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह मोशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉब है सिंपल पेंडुलम का, जिसके नीचे एक नेगेटिव प्लेट है। तो अगर ये ऑसिलेट कर रहा है, या यूँ कह लें कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉब है, उसके नीचे एक प्लेट है जिसको हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो अब इसका जो मोशन है स्टूडेंट्स वो पहले से स्लो हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा, इसके टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एक सिंपल सी चीज़ देखें कि लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव से निकल के किस तरफ जाती हैं, नेगेटिव की तरफ, या यूँ कह लें कि नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड। तो जी और ई दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब यहाँ पर हम जो नेट एक्सेलरेशन लिखेंगे उसे निकालने के लिए सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे एक्ट कर रही है इस मास पे, उसको देख लें। इलेक्ट्रिक फोर्स होती है क्यू ई, मास पे एक्ट करेगी तो आंसर आएगा एम ए। यहाँ से एक्सेलरेशन क्या बन गई, क्यू ई बाय एम। तो ये बिल्कुल जी प्लस ए जैसा केस है। तो चूँकि दोनों फील्ड्स ग्रेविटेशनल भी और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, तो हम लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। अब देखें, चूँकि एक्सेलरेशन पहले से इंक्रीज शो हो रही है, टाइम पीरियड पहले से कम हो जाएगा, यानी जो मोशन है वो ऑपोजिट चार्जेस के केस में क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। सो टाइम पीरियड कम होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी अगर चार्ज पॉजिटिव और उसके नीचे प्लेट नेगेटिव है। चार्ज पॉजिटिव और उसके नीचे प्लेट भी पॉजिटिव है तो प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपवर्ड है, तो यहाँ पर जी माइनस ए का केस आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन रिजल्टेंट कम होगी, टाइम पीरियड बढ़ेगा, यानी जो मोशन है वो पहले से स्लो हो जाएगा और जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले से इंक्रीज कर जाएगी। तो ये इन केस अगर चार्जेस की बात हो। स्टूडेंट्स, इसी तरह अक्सर सवाल आता है कि एक सिंपल पेंडुलम को एक सर्टेन हाइट तक ले जाके ड्रॉप किया गया है, तो बताएं मीन पोजीशन पे उसकी स्पीड क्या होगी। अब ये केस बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हाइट से ड्रॉप करें तो आप उसकी स्पीड फाइंड कर सकते हैं बाय द रिलेशन v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। फॉर एग्जांपल एक सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ l है, आप उसको डिस्प्लेस करके बिल्कुल इधर एक्सट्रीम तक ले गए, तो अब देखें ये जो पूरा डिस्टेंस है ये क्या था, l लेंथ के बराबर। इसका मतलब है कि ये जो हाइट है ये लेंथ ही के बराबर है, तो स्पीड आ जाएगी अंडर रूट 2gl। बट इन केस अगर आप सिंपल पेंडुलम को एग्जैक्ट टॉप तक नहीं लेकर गए, दरमियान में कहीं मिड पॉइंट पर ले आए हैं, तो अब ये हाइट कैसे फाइंड करनी है, ये हाइट। तो आपने करना ये है कि जब आप सिंपल पेंडुलम को इस पॉइंट तक लेकर गए हैं, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें इस पॉइंट तक, और ये लेंथ तो वैसे ही यहाँ पर मेंशन की जाएगी। अब यहाँ पर जो एंगल थीटा है स्टूडेंट, थीटा के सामने हमेशा होता है परपेंडिकुलर, यानी एल वेक्टर का ये साइन कंपोनेंट हो जाएगा एल साइन थीटा, और ये हिस्सा क्या कहलाएगा, एल कॉस थीटा। अब हमें तो हाइट यानी ये चीज़ फाइंड करनी, पूरे सिंपल पेंडुलम की लेंथ कितनी थी, एल, ये हिस्सा क्या है, एल कॉस थीटा। तो ये फाइंड करना हो तो आपके माइंड में अब बात तो आ गई होगी कि इस लेंथ में से इस हिस्से को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो हमें स्पीड फाइंड करनी है अंडर रूट 2gh से, वेयर h एल माइनस एल कॉस थीटा, तो एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे h की जगह 2g और साथ 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियाज़ जो हैं वो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड प्रोवाइड किए हैं। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, जो कोई डिफ़िकल्टी हो उसको सॉल्यूशंस में भी देखें, मुझसे भी आप पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट और थ्रू व्हाट्सएप। तो अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।